आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइवोर्स को लेकर के, तलाक को लेकर के आज हम बात करेंगे। जैसे कि अगर आप एक पक्षी अगर आप तलाक की याचिका दायर करते हैं तो इसके लिए किन किन चीज़ों की बात आपको पता होनी चाहिए, किन किन चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए, इस वीडियो में आपको वो सारी डिटेल दी जाएगी। जैसे कि सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आपको डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जाना है तो आप अपनी मैरिज होने के 1 साल के अंदर डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, दावा आप दाखिल नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा क्रुएल्टी की जा रही है या कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से आप साथ में नहीं रह सकते, तो ऐसे में भी आपको अगर डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगानी है, दावा दाखिल करना है 1 साल के अंदर, तो आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन लगा करके फैमिली कोर्ट में परमिशन लेनी होगी। इसके बाद ही आपकी जो तलाक की याचिका है वो दायर की जा सकती है, इसके बाद ही वो मेंटेनेबल होगी। मतलब पहले आपको इसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, इसके बाद फिर आप तलाक की याचिका लगा सकते हैं। ये बात हो गई कि अगर आपको 1 साल के पहले मतलब 1 साल के अंदर अगर आपको डाइवोर्स के लिए जाना है कोर्ट में तो किस तरीके से आप जा सकते हैं। नहीं तो मैक्सिमम परिस्थितियों में, मैक्सिमम कंडीशंस में आप डाइवोर्स के लिए याचिका नहीं लगा सकते 1 साल के अंदर। आपको 1 साल का वेट करना ही करना है। ऐसे में भी बहुत सारी कोर्टें ऐसी होती हैं कि जब आप गए जाकर के आपने याचिका लगाई और आपके पास कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है, कुछ ऐसा है जो कि आपने बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखा दिया है और इसके आधार पर आप कोर्ट गए हैं, आप परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगाएं, तो ऐसे में भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस ये होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाए और उसे एक्सेप्ट ही ना किया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि अगर आपको डाइवोर्स के लिए जाना है तो आपको 1 साल के बाद ही जाना है, उसके पहले आपको नहीं जाना है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर एक पार्टी ने डाइवोर्स डाला हुआ है, याचिका डाली हुई है और उसमें कोई ग्राउंड वगैरह ऐसा लिया हुआ है जो कि कोर्ट को ये लगता है कि ये ग्राउंड सही नहीं है या फिर वो जो याची है वो उस ग्राउंड को, उस आधार को साबित नहीं कर पाता है, तो ऐसे में भी आपकी जो डाइवोर्स पिटिशन है, जो आपकी तलाक की याचिका है, वो खारिज कर दी जाएगी। अब इसके बाद फिर अभी हाल में ही एक केस ऐसा हुआ था जिसमें कि पति ने डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, याचिका लगाई थी तलाक की, और उसमें उसने ग्राउंड क्या बनाया था कि वो दोनों साथ में नहीं रह सकते क्योंकि 1999 में उनकी शादी हुई थी और वो 9 महीने तक ही साथ में रहे थे। 9 महीने के बाद वो दोनों अलग अलग हो गए थे। ऐसे में पति 1 साल के अंदर ही जाता है, जाकर के डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन मूव कर देता है, तलाक के लिए याचिका लगाता है। और जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट के द्वारा, जो लोअर कोर्ट है, उनके द्वारा पति के पक्ष में याचिका जो लगाई थी उसमें डिक्री भी पारित कर दी जाती है। जब पति के पक्ष में डिक्री पारित हो जाती है तो दूसरी पार्टी ऐसे में जाती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और जब वहां जाती है, वहां पर हाई कोर्ट ये कहती है कि ये जो तलाक की याचिका जो दायर की गई थी ये कोई ग्राउंड ही नहीं बनता है, पति पत्नी एक साथ नहीं रह सकते, ये कोई तलाक का आधार नहीं है। कि तलाक के आधार के लिए हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ ऐसे ग्राउंड बताए गए हैं जिनके आधार पर ही आपको तलाक की याचिका डालनी है, और ये कहीं भी कोई भी ग्राउंड नहीं है, कहीं भी कोई भी आधार नहीं है कि पति पत्नी दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और दूसरी बात, इसी केस में हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो तलाक की याचिका है ये 1 साल पहले दायर की गई है, तो 1 साल के अंदर दायर की गई है। 1 साल के अंदर अगर ऐसी याचिका दायर की जा रही है तो इसे तो खारिज कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ट्रायल कोर्ट के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। ऐसे में ये जो पति के पक्ष में जो डिक्री पारित हुई थी तलाक की, उसे खारिज कर दिया और साथ ही साथ पति के ऊपर 50,000 रुपये हर्जाना भी लगाया। इस मामले में पति के ऊपर 50,000 रुपये हर्जाना भी लगाया गया कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि 13(1) में जब मूव करते हैं, क्योंकि 13(1) में केस तब मूव करते हैं जब पति और पत्नी के बीच में आपसी सहमति से तलाक नहीं हो पाता है। आपसी सहमति से तलाक तभी होगा जबकि दोनों पार्टी सहमत होगी तलाक के लिए। अगर दोनों पार्टी सहमत है तलाक के लिए तो हम 13B में जाते हैं, जैसा कि हमने आपको कई सारे वीडियोस के माध्यम से बताया हुआ है कि हम 13B में जब जा रहे हैं तो 13B में आपसी सहमति है। आपसी सहमति से हम अपनी एक याचिका मूव करते हैं, आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका मूव करते हैं, जिसमें आपका 6 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाता है। इसके बीच में ही 2-3 बार मीडिएशन का प्रोसेस होता है, वो पूरा कराया जाता है, जिसमें कि ये कोशिश की जाती है कोर्ट के द्वारा कि पति पत्नी के बीच में जो भी विवाद है वो खत्म हो जाए, समझौता हो जाए, दोनों साथ साथ रहें। क्योंकि हमारी जो फैमिली कोर्ट है, हमारी जो अदालतें हैं, वो ये मान करके चलती हैं कि पति पत्नी के बीच में जो भी
समस्याएं हैं जो जिनकी वजह से भी उनके बीच में मनमुटाव है वो चीजें खत्म हो जाए और दोनों साथ साथ एक दूसरे के साथ अपने जीवन का निर्वाह करें। तो इसकी कोशिश की जाती है 2-3 मीडिएशंस के माध्यम से, लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं हो पाता तो सेकंड मोशन और इसके बाद फिर आपका फाइनल बहस वगैरह हो करके आपको डिक्री मिल जाती है डाइवोर्स की। अब जो हमारा 13(1) है, 13(1) में हम तब जा रहे हैं जबकि हमारा आपसी सहमति से तलाक के लिए नहीं बात बनी है और एक पक्षकार चाह रहा है तलाक लेना और दूसरा पक्षकार नहीं चाहता है तलाक देना। ऐसे में जो पक्षकार लेना चाहता है तलाक वो डाइवोर्स के लिए याचिका लगाता है, पिटिशन मूव करता है कोर्ट में। अब ऐसे में दूसरी पार्टी के पास जाती है नोटिस जाती है, उसमें एक डेट लिखी रहती है कि इस डेट पर आपको इस कोर्ट में हाजिर होना है। अब वो आपके जिस भी कोर्ट का मामला है वहां के किसी वकील के माध्यम से आप उस फाइल को पहले भी दिखवा सकते हैं और फिर आप उस डेट पर जाकर के हाजिर होकर के कॉपी ले लीजिए, उस डाइवोर्स पिटिशन की कॉपी ले लीजिए। कॉपी लेने के बाद जो WS आपको फाइल करना है, मतलब जो दावे में बातें कही गई हैं और इसके आधार पर आपको अपना एक उत्तर, उसको हम कह सकते हैं, बनवाना होगा अपने वकील के माध्यम से। आप उसे भी तैयार करवा लीजिए। जो भी बातें आप अपने वकील को बताएंगे तो वो सारी चीज़ों को उसमें बना करके आपका WS फाइल हो जाएगा दूसरी डेट पे। अब यहाँ पर कई बार ये होता है कि कुछ लोग, उनको पता तो है, उनको नोटिस भी मिल गई है कि केस कोई हुआ है, लेकिन वो नहीं जा रहे। उनको ये लगता है कि अगर वो नहीं जाएंगे तो ऐसे में जो कोर्ट है वो कुछ भी आगे एक्शन नहीं लेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हम आपको बता दें कि अगर आपके पास नोटिस आई है, 1 से 2 नोटिस आपके पास आ चुकी है, अब आप नहीं जा रहे हैं कोर्ट में, तो जो कोर्ट है वो एक्स पार्टी की तरफ मूव कर जाएगी। एक्स पार्टी का मतलब है कि एक पक्षी कार्यवाही की तरफ वो मूव कर जाएगी। मतलब जो भी एविडेंस होने हैं, एविडेंस का जो स्टेज है, जो बहस है, जो बयान वगैरह होना है, वो सब किसका होगा? केवल उसी पार्टी का होगा जिसने दावा दाखिल किया है। तो कोर्ट के समक्ष वो जो व्यक्ति है जो अपनी बातों को रख रहा है, फिर कोर्ट उसी को मान करके चलते हुए और उसके पक्ष में ही आदेश पारित कर देगी। ऐसे में फिर आपको हाई कोर्ट मूव करना पड़ेगा और वहां आपको जाना पड़ेगा अगर एक बार डिक्री मिल गई तो इसलिए ये जरूरी होता है कि जब आपको नोटिस मिलती है तो आप किसी वकील के माध्यम से उस फाइल की आप पूरा मुआयना करवा लीजिए। मुआयना करवाने के बाद आप उस डेट पर हाजिर हो जाइए। हाजिर होकर के आप अपनी कॉपी ले लीजिए। उसके बाद आप अपना WS वगैरह फाइल करवा दीजिए। ऐसे में क्या होगा कि ये जो 13(1) का जो केस होता है, जैसा कि बहुत सारे कमेंट भी आते हैं वीडियो पे कि पति तलाक लेना चाहते हैं या पति ने तलाक के लिए दाखिल कर दिया दावा या पत्नी ने दावा दाखिल कर दिया लेकिन हम नहीं देना चाहते तलाक। मतलब एक पक्ष तो है वो तैयार है तलाक के लिए, लेकिन दूसरा जो पक्ष है वो तलाक नहीं देना चाहता। लेकिन इसके बाद भी आप हाथ पे हाथ रख के घर पे बैठे हुए हैं, आपको ये पता है कि केस चल रहा है, लेकिन फिर भी आप उसमें कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं आगे। तो जाहिर सी बात है कि एक पक्षी कार्यवाही इसमें होने लगेगी। तो ऐसे में आपको कोर्ट में प्रेजेंट होकर के अपनी बात को कोर्ट के समक्ष रखना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं 13(1) की, अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में हमारे पास कुछ ही ग्राउंड है जो कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं। उसमें से सबसे मेन, अगर पतियों के लिए बात करें तो उनके पास सबसे अच्छा ग्राउंड जो रहता है वो रहता है क्रुएल्टी का, और दूसरा एक रहता है एडल्ट्री का। क्रुएल्टी का ग्राउंड और एडल्ट्री का ग्राउंड, अब दोनों ही ग्राउंड को आपको प्रूफ करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्रुएल्टी का ग्राउंड आपको प्रूफ करना है, वहां पर आपके पास क्या सबूत होने चाहिए कि आपकी पत्नी ने आपके साथ, आपने जो बातें उसमें बताई हैं दावे में, आपने याचिका में जो बातें बताई हैं कि इस तरीके से क्रुएल्टी की है, तो उससे संबंधित आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए, उससे संबंधित सबूत होना चाहिए जिससे आप कोर्ट को वो सबूत दिखा सकिए। आपने केवल कह दिया पत्नी चिल्लाती है, पत्नी लड़ाई झगड़ा करती है, पत्नी हाथापाई कर ले रही है, मारपीट कर दे रही है, हमारी माँ को मार दे रही है, हमारे घर वालों को मार दे रही है, इस तरह की बातें आपने कह तो दी है याचिका में, लेकिन आपके पास उसका कोई भी सबूत नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में आपका जो केस है वो पेंडिंग ही रहेगा, क्योंकि आप कुछ भी प्रूफ कर ही नहीं पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपके पक्ष में वहां पर कुछ भी नहीं होना है। दूसरी बात, आप व्यभिचार का लेते हैं ग्राउंड, आप एडल्ट्री का ग्राउंड लेते हैं, तो आपने ये कह दिया कि पति का किसी गैर मर्द के साथ संबंध है, आपने ये बता दिया, लेकिन उससे भी संबंधित आपको अगर कोर्ट को ये बातें समझानी है, बतानी है, तो उससे संबंधित आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए। लेकिन आप उस भी ग्राउंड को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं जो कोर्ट में आप ये दिखा सके कि आपकी पत्नी का दूसरे गैर मर्द के साथ कोई संबंध है। तो आपका ये जो आपकी जो याचिका रहेगी, ये केवल एक तरीके से आप ये समझ लें कि कोर्ट में केवल एक केस ही आपका चलेगा और आपके पक्ष में कोई भी फैसला नहीं आएगा। बहुत लंबा ऐसे में मामला चला जाएगा, क्योंकि आपको भी ये पता है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। अब अगर हम पत्नी की बात करते हैं तो पत्नी भी किस ग्राउंड पर जा रही है? पत्नी के पास वैसे तो बहुत सारे ग्राउंड है, लेकिन उसका भी मेन ग्राउंड जो, अगर हम 13(1) की बात करें तो 13(1) का एप्लीकेशन ही देखा जाए तो क्रुएल्टी के बेस पर पड़ रहा है। तो क्रुएल्टी के बेस पर पड़ रहा है। क्रुएल्टी तो शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। शारीरिक क्रुएल्टी जो होगी, जो फिजिकल क्रुएल्टी है,
उसको तो प्रूफ करना तो भी आसान है, क्योंकि आपके पास उसमें जो डॉक्टर्स हैं उनकी रिपोर्ट होगी, जो भी मारपीट हुई है या आपके साथ कहीं भी कुछ ऐसा हुआ है तो आपके पास उसकी पूरी रिपोर्ट होगी, जो कि आप अगर कोर्ट में लगाएंगी या पति के साथ भी अगर ऐसा हुआ और वो भी अगर कोर्ट में इन चीज़ों को लगाता है तो फिर ऐसे में संभव है कि आपका जो 13(1) का जो एप्लीकेशन है, डाइवोर्स का जो याचिका है, उस पर आपके पक्ष में कुछ हो सकता है। लेकिन आपने भी कह दिया केवल, और अधिकतर करके क्या होता है कि ये कहा जाता है पत्नी पक्ष के द्वारा कि जो क्रुएल्टी दिखाई जाती है वो मानसिक क्रूरता दिखाई जाती है। मानसिक क्रूरता को प्रूफ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपने बढ़ा चढ़ा करके दावे में दिखा दी है, लेकिन उन सब चीजों का आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं रहता। तो बिना प्रूफ के आप अगर डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं तो वहां पर आपकी एक भी बात नहीं समझी जाएगी, कोर्ट के द्वारा कुछ भी नहीं सुना जाएगा, और ऐसे में जो आपकी तलाक की याचिका है वो केवल ऐसे जस की तस ऐसे ही रह जाएगी और उसमें आगे की कार्यवाही कुछ भी नहीं हो पाएगी। आप अगर कोई भी इस तरह का फैमिली मैटर जो भी होता है वो एक तरीके से ये माना जाता है कि पर्सनल जो केस है वो व्यक्तिगत केस है। अब व्यक्तिगत अगर केस है तो उसमें आपको सबूत बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। आप जो भी बातें कह रहे हैं उसमें सबूत बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आपको उन सारी चीजों को जरूर अपने पास कलेक्ट करके रखना चाहिए। जिन जिन बातों का आपने जिक्र अपनी याचिका के में किया है, उस दावे में आपने जिन जिन बातों का जिक्र किया है, उनका आपके पास सबूत होना चाहिए। आप कोर्ट को अगर एक बार ये बताने में, ये दिखाने में सक्षम होंगे कि ये सारी चीजें सही है, इस तरह की आपके साथ क्रुएल्टी हुई है, तो ही आपके फेवर में कोई भी फैसला जाएगा, नहीं तो आपके फेवर में कोई भी फैसला नहीं जाएगा। और इसके बाद आपके ऊपर हर्जाना भी कोर्ट के द्वारा लगा दिया जाएगा, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। अगर आपने इस तरह का कोई भी केस किया है जिसको आप प्रूफ नहीं कर पाते हो, दूसरी पार्टी ये बता देती है कोर्ट को कि ये सारी की सारी बातें गलत हैं, तो ऐसे में वो पार्टी कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करती है कि इनके ऊपर कुछ हर्जाना लगाया जाए, और जो कि कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए और हमारे साथ बहुत ज़्यादा एक तरीके से मानसिक प्रताड़ना दी गई है, इसके लिए भी कुछ हर्जाना लगाया जाए। तो ये सारी चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिए अगर आप तलाक के लिए जा रहे हैं तो। आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारियाँ दे दी गई हैं। इसके अलावा आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। आपकी कोई क्वेरी हो, आप हमसे बात करना चाहते हो, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए तो आपको डिटेल मिल जाएगी किस तरीके से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नॉमिनल फीस रखी गई है जो कि आपको पेड करनी होगी, इसके बाद ही आपको लीगल एडवाइस मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।